तो भाई साहब, क्रिस्टोफर नोलन की द ओडिसी देखने के बाद मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा है, क्या हमने अभी एक और सिनेमैटिक मास्टरपीस देख ली है? मैं कुछ देर पहले ही थिएटर से निकला हूँ और सच बताऊं, अभी तक इस फिल्म के विजुअल्स, इमोशंस और कुछ अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स मेरे ज़हन से नहीं निकल रहे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि द ओडिसी इतनी खास क्यों लगती है, ओमर की लेजेंडरी कहानी को नोलन ने किस अंदाज में स्क्रीन पर जिंदा किया, मैट डेमन की परफॉर्मेंस कैसी रही, IMAX 65mm सिनेमेटोग्राफी ने एक्सपीरियंस को कितना एविलेट किया और क्या ये फिल्म वाकई नोलन की कैरियर की ग्रेटेस्ट फिल्म में अपनी जगह बना सकती है। तो भाई साहब, चाय या कॉफी लेकर बैठ जाइए, क्योंकि आज हम सिर्फ एक मूवी का रिव्यू नहीं बल्कि एक सिनेमैटिक जर्नी की बात करने वाले हैं। द ओडिसी की बुनियाद दुनिया की मशहूर ग्रीक एपिक पोएम द ओडिसी पर रखी गई है, जिसे लेजेंडरी पोएम ओमर ने लिखा था। ये सिर्फ एक एडवेंचर स्टोरी नहीं बल्कि हिम्मत, सैक्रिफाइस, इंटेलिजेंस और घर वापस लौटने की उम्मीद की कहानी है। इसी वजह से इस कहानी को हजारों सालों से दुनिया की ग्रेटेस्ट स्टोरीज में शुमार किया जाता है। फिल्म में ओडिसियस के सफर पर ले जाती है। ट्रोजन वार खत्म हो चुकी होती है। 10 साल तक जंग लड़ने के बाद उसका सिर्फ एक ही ख्वाब होता है, अपने बीवी और अपने बेटे के पास वापस जाना। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि असल इम्तिहान तो अब शुरू होने वाली है। जंग जीतना शायद उसके लिए आसान था, लेकिन घर तक पहुंचना उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल सफर बन जाता है। हर कदम पर एक नया खतरा, हर आइलैंड पर एक नया इम्तिहान। कभी समंदर उसके खिलाफ खड़ा होता है, कभी मॉन्स्टर्स उसकी जान की दुश्मन बन जाते हैं और कभी उसे सिर्फ अपनी ताकत नहीं बल्कि अपना दिमाग भी इस्तेमाल करना पड़ता है। यही वजह है कि द ओडिसी सिर्फ एक्शन और एडवेंचर की फिल्म नहीं लगती, बल्कि एक इंसान की उम्मीद, हिम्मत और कभी हार न मानने वाली सोच का सफर बन जाती है। अगर मुझसे कोई पूछे कि फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है, तो मैं बिना सोचे एक ही जवाब दूंगा, स्टोरी टेलिंग। क्रिस्टोफर नोलन का नाम सुनते ही दिमाग में कॉम्प्लेक्स स्टोरीज आती हैं। इंसेप्शन हो, इंटरस्टेलर हो या टीनेट, उसकी फिल्म ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करती है। लेकिन द ओडिसी में नोलन ने एक बिल्कुल अलग अप्रोच ली है। कहानी बिल्कुल सीधी है, लेकिन जिस तरीके से वो इस जर्नी को बिल्ड करता है वही इस फिल्म का असली मैजिक है। आप सिर्फ ओडिसियस को देखते नहीं बल्कि आप उसके साथ सफर करते हैं। उसकी हर जीत पर खुशी महसूस होती है, हर कुर्बानी का दर्द महसूस होता है और हर नए चैलेंज के साथ दिल की धड़कन तेज हो जाती है। कि लगभग 3 घंटे की फिल्म देखते हुए मुझे सबसे खास बात ये लगी, मुझे एक पल के लिए भी बोरियत महसूस नहीं हुई। और मेरी नजर में यही एक ग्रेट फिल्म मेकर की पहचान होती है, बल्कि ऑडियंस को उस कहानी का हिस्सा बना देती है कि वो सिर्फ कहानी नहीं सुनाता। फिल्म में हमें बहुत से यादगार मोमेंट्स मिलते हैं, जैसे साइक्लोप्स वाला सीक्वेंस मेरे फेवरेट सीन में से एक था। जब ओडिसियस अपनी ताकत नहीं बल्कि अपनी इंटेलिजेंस यूज करता है, तब समझ आता है कि असली हीरो सिर्फ तलवार से नहीं दिमाग से भी जीतता है। सीरीज का सीक्वेंस भी बहुत इंटेंस था। पूरा एटमॉस्फेयर इतना सस्पेंस से भरा हुआ था कि एक पल के लिए लगता है अब कोई भी बच नहीं पाएगा। साइक्ला और कैरी बर्ड्स के बीच से गुजरना, ये सीक्वेंस विजुअली भी आउटस्टैंडिंग था और इमोशनली भी। ओडिसियस अपने लोगों को बचाना चाहता है, लेकिन हर फैसला किसी न किसी कुर्बानी का तलबगार होता है। और फिर क्लाइमैक्स, जब वो इतने सालों बाद अपने घर लौट कर अपनी पहचान छुपाता है और फिर फाइनल कन्फ्रंटेशन होता है, भाई उस वक्त थिएटर का माहौल ही कुछ और था। मैट डेमन ने इस मूवी में ऑनेस्टली कमाल कर दिया। उनके चेहरे पर हर इमोशन नेचुरली नजर आता है, कभी खौफ, कभी उम्मीद, कभी अपने लोगों को बचाने की बेचैनी और कभी सिर्फ घर लौटने की ख्वाहिश। मुझे सबसे ज्यादा उसकी आंखों की एक्टिंग पसंद आई। बिना डायलॉग के भी वो बहुत कुछ कह देता है। सपोर्टिंग कास्ट भी अपना काम अच्छी तरह करती है और कहानी को और मजबूत बनाती है। हर कैरेक्टर का अपना पर्पस है और कोई भी सिर्फ स्क्रीन फिल करने के लिए नहीं लगता। IMAX 65mm सिनेमेटोग्राफी। अब बात करते हैं उस चीज की जिसके बारे में रिलीज होने से पहले सब बात कर रहे थे, IMAX 65mm फिल्म कैमरास। और अब समझ आया लोग इसके लिए इतने एक्साइटेड क्यों थे। और सच कहूं, मैं IMAX में नहीं, एक नॉर्मल थिएटर में ये फिल्म देख कर आया हूँ, लेकिन फिर भी विजुअल इतने ग्रैंड लगे कि कई दफा लगा कि जैसे मैं भी ओडिसियस के जहाज पे खड़ा हूँ। समंदर, तूफान, आइलैंड और हर वाइड शॉट, हर फ्रेम एक वॉलपेपर जैसा लगता है। क्रिस्टोफर नोलन प्रैक्टिकल फिल्म मेकिंग के किंग क्यों कहलाते हैं, इस फिल्म को देखकर फिर से साबित हो जाता है। बैकग्राउंड स्कोर हर सीन को और ज्यादा पावरफुल बना देता है। एक्शन सीन में एक्साइटमेंट और इमोशनल सीन्स में साइलेंस का भी बहुत अच्छा इस्तेमाल किया गया है। साउंड डिजाइन इतने रियलिस्टिक लगते हैं कि कहीं जगह आप खुद को उस दुनिया का हिस्सा महसूस करते हैं। मेरे लिए फिल्म का सबसे इमोशनल हिस्सा एंडिंग थी। सोचिए, एक इंसान जो 10 साल जंग में रहा, फिर घर लौटने के लिए भी
इतना लंबा और डेंजरस सफर करता है, और जब वो आखिरकार अपनी बीवी और बेटे से मिलता है तो उस रीयूनियन का इमोशन लफ्जों में बयान करना मुश्किल होता है। ये सिर्फ एक फैमिली रीयूनियन नहीं बल्कि उम्मीद की जीत है। इसी वजह से फिल्म के कुछ सीन्स मेरे दिमाग में लिटरली प्रिंट हो गए। अगर आप मुझसे पूछे कि क्या द ओडिसी देखनी चाहिए तो मेरा जवाब है बिल्कुल। अगर आप सिर्फ एक्शन देखना चाहते हैं तो शायद आपको कुछ सीन्स स्लो लगे, लेकिन अगर आप स्टोरी टेलिंग, सिनेमेटोग्राफी और कैरेक्टर ड्राइवन सिनेमा पसंद करते हैं तो क्रिस्टोफर नोलन ने इस बार भी निराश नहीं की। मेरी तरफ से इस फिल्म का 10 में से रेटिंग 9.5 बनता है। ये परफेक्ट फिल्म नहीं है, लेकिन एक अनफॉरगेटेबल सिनेमैटिक एक्सपीरियंस जरूर है। अगर आपने भी द ओडिसी देख ली है तो कमेंट्स में जरूर बताइए फिल्म में आपका सबसे फेवरेट सीन कौन सा था। अगर आप ऐसे ही रिव्यूज देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं जल्दी किसी और वीडियो में।